नमस्कार, मैं अशोक कुमार पांडे और स्वागत है आपका टीसीएच पर। जयशंकर साहब की एक क्लिप वायरल हो रही है। जयशंकर साहब कहीं विदेश में हैं, मेरे ख्याल से अमेरिका में हैं। जयशंकर साहब विदेश मंत्री हैं, अक्सर विदेशों में ही रहते हैं। वहां पर उनसे रशिया से तेल खरीदने को लेकर सवाल पूछा गया तो उन्होंने कहा कि अमेरिका ने ही हमसे कहा था रूस से तेल खरीदने को, ताकि वर्ल्ड मार्केट में तेल की सप्लाई बनी रहे, और अब अमेरिका ही हमसे कह रहा है रूस से तेल खरीदना बंद कर दो। वो जो कहना चाह रहे थे वो ये कि अमेरिका कोई नैतिक पोजीशन नहीं ले रहा है, वो प्रेशर बना रहा है अपने फायदे के हिसाब से, कभी तेल खरीदने को कह रहा है और कभी तेल नहीं खरीदने को कह रहा है। अब आप जरा सोचिए कि असल सवाल क्या है। असल सवाल यह है कि भारत जो एक खुद मुख्तार मुल्क है, जो एक आजाद मुल्क है, जिसने कभी जो हमारी देवयानी खोबरागड़े जो हमारी राजनयिक थी, उनके साथ अमेरिका ने जब बेहुरमती करने की कोशिश की थी तो आप समझिए कि अमेरिकन एम्बेसी से सिक्योरिटी हटा ली थी और इतना परेशान किया था कि देवयानी खोबरागड़े को सुरक्षित भेजना पड़ा था वापस भारत। ऐसा मुल्क रहा है। तो फिर वो रशिया के से तेल खरीदने या ना खरीदने का फैसला अमेरिका के कहने पर क्यों कर रहा है? अमेरिका कौन है जो यह तय करेगा कि रशिया से या कहीं और से आप तेल खरीदेंगे या नहीं खरीदेंगे? असल सवाल यह है जिसका जवाब जयशंकर नहीं दे सकते, जिसका जवाब देना चाहिए था हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को। लेकिन नरेंद्र मोदी मनमोहन सिंह को मौन मोहन कहते थे, खुद कब मौनेंद्र बन गए ये पता नहीं चला। वैसे बता दूं कि जब आप ये खबर सुन रहे हैं तो हमारे मोदी जी फ्रांस चले गए हैं। फ्रांस का मौसम इस समय बहुत अच्छा होगा, टूरिस्ट भी काफी आए होंगे। आराम से एफिल टावर देखेंगे, आसपास घूमेंगे, समंदर का मजा लेंगे और उसके बाद माय फ्रेंड करती हुई कुछ तस्वीरें आ जाएंगी जिनको लेकर भक्त कहेंगे कि भारत विश्व गुरु है। भारत ऐसा विश्व गुरु बनाया है इन लोगों ने कि हमारे जहाज पर हमला हुआ, 3 जहाजों पर एक के बाद एक हमला हुआ। एक जहाज के हमले में 3 लोग मारे गए। एक जहाज का वीडियो आता है जिसमें कैप्टन कह रहा है, कोई हमारी मदद करो, हमारे जहाज पर गोला बारूद बरसे हैं, जहाज में छेद हो गया है, जहाज डूब सकता है। 24 लोग हैं, 24 के 24 इंडियन हैं, हमें बचाओ, और कोई बचा नहीं रहा है। फाइनली एक मुस्लिम कंट्री ओमान ने बचाया। यहां दिन रात मुसलमानों को गाली देंगे, वहां ओमान ने बचाया। वैसे मुझे याद आ गया कि जब ईरान के नाविक यहां पर थे और यहां से वापस गए थे और उनके ऊपर अमेरिका ने हमला किया था तो हमारी हिम्मत नहीं पड़ी थी कि उनको जाकर बचाएं। विश्व गुरु कहते हैं आप। जरा इतना सा सोच लीजिए कि अगर चाइना का जहाज होता तो क्या अमेरिका की हिम्मत होती? अगर यह जहाज मान लीजिए रूस का होता तो क्या अमेरिका की हिम्मत होती? यहां तक कि यह जहाज अगर पाकिस्तान का भी होता तो अमेरिका उस पर कभी गोला बारूद नहीं बरसाता, क्योंकि पाकिस्तान के जो आर्मी चीफ आसिम मुनीर हैं वो ट्रंप के बहुत करीब हैं, और साथ में ईरान के साथ जो समझौता, जो डील हो रही है, उसमें पाकिस्तान एक इंपॉर्टेंट रोल निभाता है। ये कैसे विश्व गुरु बन गए हैं हम कि कोई हमें बचाने के लिए आगे नहीं आता है। अमेरिका आराम से हमारे जहाजों पर बम बरसा लेता है, मिसाइलें बरसा लेता है। और ये सारी कहानी मैं इसलिए सुना रहा हूं कि कल जो डील की खबर आई है उसके बाद इंटरनेशनल मार्केट में क्रूड ऑयल की कीमत $90 से नीचे चली गई है। $90 गई, फिर उससे भी नीचे चली गई। अब यह खबर आते ही पाकिस्तान ने ₹4 और कम कर दिया पेट्रोल डीजल का दाम। चाइना पहले ही कम कर चुका है और इंटरनेशनल मार्केट में तेल का दाम घटा है तो बाकी मुल्क भी घटाएंगे। लेकिन हमारे यहां ₹7.5 पहले महंगा किया गया और अब घटाने की कहीं कोई बात नहीं है। एक बार जो महंगा हो जाता है वो कभी हमारे यहां घटता नहीं है, चाहे कोई भी चीज हो। जो एक बार महंगी हो गई वो घटती नहीं है। हमारी सरकार क्या कर रही है? हमारी सरकार ने डीजल की खरीदी पर लिमिट लगा दी है। एक बार में 200 लीटर से ज्यादा डीजल कोई नहीं खरीद सकता है। ये बात हमारे सरकार ने नियम बनाकर लागू कर दी है और अब कोई भी 200 लीटर से ज्यादा डीजल नहीं खरीद सकता है। अब हमारे गोदी मीडिया की एंकर बड़े आराम से आकर कह सकती हैं कि ऊपर ऊपर देखें तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि आप तो 25-50 लीटर ही डीजल खरीदते हैं। 200 लीटर कौन खरीदता है? उनके दिमाग में न किसान होता है, न उनके दिमाग में ट्रांसपोर्टर होता है जो ट्रकों को लेकर कश्मीर से तमिलनाडु तक जाता है, और ना ही इस देश का किसान होता है जिसको सिंचाई के लिए और बाकी सारी चीजों के लिए डीजल की जरूरत होती है। उनके दिमाग में सिर्फ उनके आसपास के वो लोग होते हैं जिनके पास कारें हैं, जो जाते हैं और 25-20 लीटर में टैंक फुल कराकर चले आते हैं। उनके लिए तो वाकई कोई समस्या नहीं है। लेकिन किसान के बारे में सोचिए।
जिसको सिंचाई करनी है, जिसको खेती करनी है और उसके लिए ट्रैक्टर की जरूरत पड़ती है, अब उसको कई कई बार जाना पड़ेगा पेट्रोल पंप पर, उसके ट्रांसपोर्ट की कॉस्ट बढ़ेगी और परेशानियां बढ़ेंगी। ट्रांसपोर्टर के बारे में सोचिए, जो ट्रक लेकर निकलता है और कश्मीर से तमिलनाडु तक जाता है, उसको जितना डीजल चाहिए होता है एक बार में उतना नहीं मिल पाएगा, लेकिन ये सब तो किसी की चिंता में है ही नहीं। महंगाई की यह हालत है कि हमारे यहां महंगाई एकदम भागती चली जा रही है, कहीं उसमें कोई कमी नहीं आ रही है। मई का अगर आंकड़ा देखें, सीपीआई कहते हैं कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स, जिससे इन्फ्लेशन तय होता है, महंगाई तय होती है, तो मई का आंकड़ा बता रहा है कि महंगाई अप्रैल से बढ़ गई है। अप्रैल में ये 3.48% थी, अब ये बढ़कर 3.93% हो गई है, यानी 5 महीने से लगातार हमारे यहां महंगाई बढ़ती चली जा रही है। अब आप देखेंगे वही एंकर जिनकी मैं आपको याद दिला रहा था, उन्होंने कहा था कि ऊपर ऊपर देखें तो पेट्रोल डीजल के महंगे होने से कोई खास फर्क नहीं पड़ता है। वो अपने घर और अपने जैसों के घर की बात कर रही थी, लेकिन वो ये भूल गई थी कि पेट्रोल डीजल की जब कीमत बढ़ती है तो हर चीज की कीमत बढ़ जाती है। सब्जियों की कीमत बढ़ जाती है क्योंकि वो ट्रक में भर के लाई जाती हैं, ट्रक का ट्रांसपोर्ट कास्ट बढ़ जाएगा तो सब्जी का कीमत में वो जुड़ जाएगा। दवाइयां, जितने सारे सामान आपके आसपास दिख रहे हैं, इन सब के दाम बढ़ जाते हैं और साथ में कमर्शियल सिलेंडर का दाम बढ़ गया तो होटल में बिकने वाली चाय, खाना, ये सारी चीजें भी बहुत महंगी हो गई। तो जाहिर है कि चारों तरफ से जो प्रेशर पड़ रहा है उसके चलते महंगाई लगातार बढ़ती जा रही है। अब आंकड़ा आता है 7.5% हमारा जीडीपी रेट होगा, लेकिन विश्व बैंक कहता है कि 7.5%, 7.7% सही नहीं है, 6.6% होगा। लेकिन इसको भी जब देखते हैं, रघुराम राजन साहब जो पुराने हमारे आरबीआई के गवर्नर रहे हैं, उनका बयान आया है और उनके बयान को अगर छोड़ भी दें तो अपने आसपास देखने पर हमको कहीं ये दिखाई नहीं देता कि ये ग्रोथ रेट है। अगर ये ग्रोथ रेट है तो एम्प्लॉयमेंट भी बढ़ना चाहिए। क्या आपको रोजगार बढ़ता हुआ दिखता है? अगर ये ग्रोथ रेट है तो लोगों को गरीबी रेखा से बाहर आना चाहिए। क्या आपको गरीबी रेखा से बाहर आता हुआ कोई दिखाई देता है? जाइए जरा शहरों के उन इलाकों में घूमिए जिन इलाकों में आम लोग रहते हैं, आपको भी दिखाई देगा कि ये आंकड़े खुली आंख से देखने पर फर्जी लगते हैं, अंदर से जैसे भी इसको एडजस्ट किया गया हो। कारण क्या है? इसका कारण बहुत बड़ा यह है कि मोदी गवर्नमेंट ने पहले दिन से जो हमारा आर्थिक मॉडल है उसको ऐसे डेवलप किया पिछले 11 साल में कि जहां हम मैन्युफैक्चरिंग हब बनना चाहते थे, जहां हम चाहते थे कि हमारे यहां चीजें बने और बन के बाहर जाएं, जिनको मेड इन इंडिया कहा जाता था। मेड इन इंडिया का मतलब क्या हुआ? कॉटन भी अपना होगा, किसानों से कॉटन खरीदा जाएगा, सूती कपड़ा बनेगा, सूती कपड़े से शर्ट बनेगी, पैंट बनेगी और वो दुनिया में सप्लाई होगी। यानी ज्यादातर 90% इनपुट हमारा होगा, 99% इनपुट हमारा होगा, कुछ केसेस में 100% इनपुट हमारा होगा, मशीनें तक हमारी होंगी। इसको बदला गया मेक इन इंडिया से। मेक इन इंडिया का मतलब क्या है? आपको साइकिल बनानी है, घंटी कहीं और से आएगी, हैंडल कहीं और से आएगा, गद्दी कहीं और से आएगी और उन सबको आप असेंबल करा के बेचेंगे बाहर। ये मेक इन इंडिया बना, जिसमें आप मैन्युफैक्चरिंग हब नहीं बने। आप एक्सपोर्ट करने के लिए इंपोर्ट के ऊपर डिपेंडेंट होते चले गए। इंपोर्ट करके पहले बाहर से आप इनपुट्स मंगाएंगे, फिर उनको यहां असेंबल करके बाहर भेजेंगे। आज हालत क्या है? आप दुनिया में कहीं भी चले जाइए, अगर आप रेडीमेड शर्ट खरीदने जाएंगे तो आपको ज्यादा उम्मीद यह है कि मेड इन बांग्लादेश दिखाई दे। कोई इलेक्ट्रॉनिक सामान खरीदने जाएंगे तो ज्यादा उम्मीद यह है कि आपको मेड इन चाइना दिखाई दे। अपने खुद के देश की हालत यह है कि गणेश जी की मूर्ति खरीदने जाएंगे तो वो भी आपको मेड इन चाइना मिलती है। मोबाइल खरीदने जाएंगे तो वो भी किसी और मुल्क का बना हुआ मिलेगा। पेन खरीदने जाएंगे तो बहुत सारी पेनें आपको दूसरे मुल्क की, और जो अच्छी पेनें हैं वो सब दूसरे मुल्कों की दिखाई देंगी। खाने का सामान आपको लगता है कि फला कंपनी तो इंडियन है क्योंकि इंडिया में बहुत दिनों से बिक रही है, लेकिन जब आप देखते हैं तो पता चलता है अरे ये तो विदेशी कंपनी है। तो हमने अपना मार्केट ऐसा बनाया है कि दुनिया भर का कचरा हमारे देश के अंदर भर गया है और हमारा सामान बाहर नहीं जा रहा है, या तो वो जा रहा है जिसमें मैक्सिमम हम बाहर से बुलाकर असेंबल कर रहे हैं। जो हमारा सबसे बड़ा हथियार था, हम अनाज बहुत पैदा कर रहे थे, उसकी हालत आप देखिए। चाइना हमसे चावल नहीं खरीद रहा है क्योंकि उसका कहना है कि इसमें जो कीटनाशक इस्तेमाल किए गए हैं, पेस्टिसाइड इस्तेमाल किए गए हैं, वो लिमिट से ज्यादा है। बाकी छोड़िए, नेपाल आपसे आम इसलिए नहीं खरीद रहा है कि उसका कहना है कि आम को उत्पादित करने में, आम को बनाने में जो आप
पेस्टिसाइड इस्तेमाल कर रहे हैं वो लिमिट से ज्यादा है, यानी आपका आम भी जहरीला है। ये बात मैं बार बार कहता हूं और आज फिर कहूंगा कि आप जाइए इंडियन स्टोर देखिए कहीं बाहर दूसरे देशों में, और आप देखिए कि वहां पे मसाले कौन से मिल रहे हैं। तो आप जो मसाले रोज खा रहे हैं, जो पैकेट्स आ रहे हैं, वो मसाले आपको नहीं मिलेंगे। उनकी जगहों पर आपको हो सकता है पाकिस्तानी मसाला मिले, बांग्लादेशी मसाला मिले, क्योंकि आपके मसाले के कई सारे ब्रांड को यूरोप ने बैन करके रखा है कि ये जहरीले हैं, इनसे कैंसर हो रहा है। ऐसे कितने ही सामान हैं खाने पीने के जो हमारे यहाँ मार्केट में धड़ल्ले से बिकते हैं, लेकिन विदेशों में उनके ऊपर बैन है, क्योंकि या तो उनमें पेस्टिसाइड ज़्यादा है या उसमें ऐसे केमिकल इस्तेमाल किए गए हैं जो यूरोप में अलाउ नहीं है। हमारे देश को लूट का अड्डा बना दिया गया है। यहाँ आप कुछ भी बनाइए, कुछ भी बेचिए, कोई देखने वाला नहीं है, कोई पूछने वाला नहीं है। ISI की सील लगी हो तो भी लोगों को भरोसा नहीं होता है। और इस मेक इन इंडिया का सबसे बड़ा असर यह हुआ कि पहले जब रुपए की कीमत गिरती थी तो आपका सामान इंटरनेशनल मार्केट में सस्ता हो जाता था, तो आपका एक्सपोर्ट बढ़ जाता था। जैसे 100 रुपए का कोई सामान है और मान लीजिए कि वो $1 में बिक रहा है, अब मान लीजिए कि $1 में 110 रुपए अगर हो गया तो वो $1 में 110 रुपए का सामान खरीद सकता है। पहले 100 रुपए का ही सामान खरीद पाता था। तो इंटरनेशनल मार्केट में आपका माल सस्ता हो जाता था और आपके माल की बिक्री बढ़ जाती थी। तो रुपए के डी वैल्यू होने पर, रुपए की कीमत गिरने पर भी देश को फायदा मिलता था, कम से कम एक्सपोर्ट बढ़ जाता था, तो विदेशी मुद्रा हमारे यहां ज्यादा आती थी। अब क्या हो रहा है? अब मान लीजिए 100 रुपए का आपका सामान है और उसमें से 80 रुपए का सामान आपने विदेश से खरीदा है, इंपोर्ट किया है, जिसको आप यहां पर असेंबल करते हैं। अब अगर रुपए की कीमत घट जाती है तो आपको बाहर से वो सामान खरीदने में अधिक रुपया देना पड़ता है। तो जो आपका 100 रुपए का सामान था वो 110 से बढ़कर 115, 120 भी हो जाता है। और इंटरनेशनल मार्केट में आपका सामान सस्ता होने की जगह महंगा हो जाता है। तो रुपए के डी वैल्यू करने के बाद भी आपके एक्सपोर्ट में बढ़ोतरी नहीं होती है। ये नया फिनोमिना है जो मेक इन इंडिया के चलते पैदा हुआ है। तो सारा खेल जो किया जा रहा है वो खेल आंकड़ों पे किया जा रहा है। कई एजेंसीज ने यह आरोप लगाया है कि भारत सरकार जो आंकड़े दे रही है उन आंकड़ों पर भरोसा नहीं किया जा सकता है। उनके कैलकुलेशन का तरीका या उसमें क्या इंक्लूड किया गया है, क्या एक्सक्लूड किया गया है, वो सारा ऐसा है कि आंकड़े तो ऊपर दिखाई देते हैं लेकिन देश ऊपर जाता हुआ नहीं दिखता है। और इसीलिए पर कैपिटा इनकम जैसा आंकड़ा जब आप देखते हैं तो आप बांग्लादेश के पीछे चले जाते हैं। आप बातें करते हैं दुनिया में सबसे तेजी से बढ़ रहा है, GDP रेट ज्यादा है, बाकी सब आप बातें करते हैं, लेकिन जब अपने यहां इनकम डिस्ट्रीब्यूशन आप देखने जाते हैं तो देखते हैं कि टॉप 10% के पास तो इनकम भी बढ़ती जा रही है, संसाधन भी बढ़ते जा रहे हैं, लेकिन जो बचे हुए 90% हैं उनके लिए 2 जून की रोटी भी मुश्किल होती जा रही है। आपके पत्रकार, आपकी मीडिया क्या करती है? ईरान में रोटी मिल रही है किस्तों पर, लोग EMI से रोटी खरीद रहे हैं, इसकी खबर तो चलाते हैं, जिस खबर के सही होने की कोई गारंटी नहीं है। ईरान के दूतावास ने कहा यह खबर गलत है, तो इन लोगों ने कहा कि हमने तो ईरान इंटरनेशनल से लिया था। ईरान इंटरनेशनल एक सरकार विरोधी और शाह पहलवी की समर्थक वेबसाइट है जो बाहर से चलती है और जिसका इकलौता एजेंडा है ईरान की सरकार को लगातार बदनाम करना। उसकी कई खबरें पहले भी गलत साबित हो चुकी हैं, हमने ये बात देखी है। उसके ऊपर इंडिया का मीडिया भरोसा करता है और चलो मान लिया सही भी है, मान लिया ईरान में लोग EMI पर खरीद रहे हैं रोटी, हमें क्या फर्क पड़ता है? हमें तो ये पता होना चाहिए कि हमारे देश में रोजगार मिल रहा है कि नहीं, हमारे देश में आदमी रोटी खरीद पा रहा है कि नहीं। लेकिन हमारे देश में जब पेट्रोल डीजल का दाम बढ़ेगा तो ये एंकर सामने आके बताएंगे कि मोटा मोटी बाहर से देखें तो कोई फर्क नहीं पड़ता, और पाकिस्तान में टमाटर महंगा हो जाएगा तो अपना सीना पीटना शुरू कर देंगे। ऐसा लगता है कि ये पाकिस्तान और ईरान के खबर पर ज्यादा ध्यान रखते हैं। भारत में इनके लिए खबर सिर्फ उतनी है जो सुबह सुबह PMO ऑफिस से व्हाट्सएप पर आ जाती है, या कोई ऐसी खबर जिससे सरकार का फायदा होता है। इसका असर यह हुआ है कि लोग अपनी ही परेशानियों के खिलाफ खड़े नहीं हो रहे हैं। लोगों को इतना बेवकूफ बना दिया गया है कि लोग कह रहे हैं कि दुनिया भर में परेशानी है इसीलिए भारत में आई है। कुछ भी हो जाए उसका एक जस्टिफिकेशन ढूंढ लिया जाता है, इसीलिए किसी तरह का कोई विरोध नहीं होता है। घंटों बात कर सकता हूं, इतनी खतरनाक ये समस्या है। लेकिन खत्म यहां कर देता हूं कि जिस देश में चुनाव सिर्फ हिंदू और मुसलमान पर होंगे उस देश में विकास सिर्फ
अडानी, अंबानी और उन लोगों का होगा जो सरकार के करीब हैं, और बाकी जनता इस तरह की मुसीबतें झेलने के लिए लगातार मजबूर होती जाएगी। आप जनता हैं, मैं जनता हूं, जनता का हिस्सा हूं, इसलिए आपसे ये बात कहना, लगातार कहना मैं अपना फर्ज समझता हूं। अगर आपको लगता है कि बात ज़रूरी है तो इसको अपने दोस्तों, रिश्तेदारों और उन लोगों तक भी पहुंचाइए जो व्हाट्सएप प्रोपेगेंडा के शिकार होकर सिर्फ और सिर्फ सरकार की तरफदारी कर रहे हैं। बहुत ज़रूरी है, हमारे आपके लिए सिर्फ नहीं, इस देश को बचाने के लिए भी। आज के लिए इतना ही, बहुत शुक्रिया।